नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका प्रबोध क्लासेज के यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, अपनी कल की जो कक्षा थी, जो अपन ने कुछ पढ़ा था कल, एक बार उसका वापस से रिवीजन करवाना चाहती हूँ मैं, क्योंकि कल कुछ वॉल्यूम की प्रॉब्लम थी। मुझे कुछ बच्चों के कमेंट आए थे कि मैम वॉल्यूम वॉल्यूम है जो क्लियर नहीं आ रही थी। तो वॉल्यूम की प्रॉब्लम को देखते हुए हम एक बार वापस रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि ज़्यादा मैटर मैंने नहीं पढ़ाया था कल, सिर्फ और सिर्फ 8-10 मिनट का मैटर था। तो एक बार वापस उसको रिवीजन कर लेते हैं स्पीड से, ताकि आपका भी समय वेस्ट नहीं हो और मेरा भी नहीं हो। ठीक है, तो हम वापस बात करते हैं। तो कल हम बात कर रहे थे गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में। ठीक है साथियों, तो गणपति चंद्र गुप्त जी के बारे में हमने बात की थी, इनके जन्म के बारे में, इनके जन्म स्थान के बारे में, इन्होंने कहाँ से एमए किया, और इनकी रचनाओं के बारे में, इनकी पुस्तक कौन सी थी। तो वापस हम शुरू से चर्चा कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो सबसे पहले इनके जन्म के बारे में हमने बात की थी। तो इनका जन्म हुआ था 15 जुलाई 1928 ईस्वी में। स्थान राजस्थान के ही एक गांव पड़ता है, मंडा गांव। कौन सा गांव? मंडा गांव, जो सुरेरो के अंदर पड़ता है। ठीक है, इसके बाद हमने आगे बात की थी, इन्होंने एमए पंजाब विश्वविद्यालय से की थी, और इन्होंने पीएचडी भी की थी। ठीक है, ऐसा नहीं कि आप लोग ये सोच रहे हो कि इन्होंने एमए ही की थी, सिर्फ इन्होंने पीएचडी भी की थी। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। उन्होंने आलोचक के रूप में ख्याति अर्पित की थी। ये तो हुआ इनका सामान्य परिचय के बारे में। अब अपना जो क्वेश्चन है वो कहाँ से आने वाला है, उसके बारे में हम बात करते हैं डायरेक्ट। इनकी जो पुस्तक है वो कौन सी है? हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। कौन सी साथियों? इनकी पुस्तक हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, जो 2 खंडों में विभक्त है। कितने खंडों में? 2 खंडों में विभक्त है, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड का जो प्रकाशन है वो 1964 ईस्वी में हुआ था, वहीं द्वितीय खंड का जो प्रकाशन है 1965 ईस्वी में हुआ था। इनकी पद्धति के बारे में हम बात करें तो इन्होंने कौन सी पद्धति को अपनाया? तो इन्होंने वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। कौन सी वो साथियों? वैज्ञानिक पद्धति को अपनाया था। गणपति चंद्र गुप्त जी हिंदी का प्रथम कवि शालिभद्र सूरी को मानते हैं। किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। और आदिकाल को इन्होंने किस नाम की संज्ञा दी थी, या फिर इन्होंने आदिकाल को क्या कहा था? तो गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकाल को प्रारंभिक काल या शून्य काल कहा था। ठीक है साथियों, तो इनकी पुस्तक के बारे में ध्यान रखना मोस्ट। इनकी पुस्तक का नाम क्या था? तो हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। और कितने खंडों में विभक्त था? तो 2 खंडों में, 1964 और 1965 में। ठीक है, इनका सन याद रखना, सन भी इंपॉर्टेंट है। और इनकी पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति को इन्होंने अपनाया था। और ये प्रथम कवि किसको मानते हैं? शालिभद्र सूरी को। ठीक है, आगे हम बात करते हैं। आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा था। किन्होंने? डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने आदिकालीन साहित्य को 3 भागों में बांटा था, धर्माश्रित, राज्याश्रित और लोकाश्रित। धर्माश्रित के अंदर इन्होंने सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य को अपनाया। वहीं राज्याश्रित के अंदर इन्होंने सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र साहित्य को अपनाया। और लोकाश्रित के अंदर इन्होंने लोक मनोरंजन की रचनाएं, पदावली, खुसरो की पहेलियां आदि को इन्होंने अपनाया था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करें कि डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने काल विभाजन का जो काल विभाजन दिया था वो किस प्रकार दिया था। इनके काल विभाजन के बारे में हम बात करें, इन्होंने सबसे पहले 3 भागों में इनका काल विभाजन बांटा था, प्रारंभिक काल, मध्य काल और आधुनिक काल। प्रारंभिक काल के बारे में हम बात करें तो इनका जो सन है वो 1184 ईस्वी से 1350 तक प्रारंभिक काल को मानते हैं। वहीं मध्य काल को 2 भागों में बांटा था इन्होंने, पूर्व मध्य काल और उत्तर मध्य काल। ठीक है, पूर्व मध्य काल के बारे में हम बात करें तो 1850 से 1500 ईस्वी तक मानते हैं पूर्व मध्य काल को, और उत्तर मध्य काल को 1500 से 1857 ईस्वी तक मानते हैं। ठीक है साथियों, और आधुनिक काल के बारे में हम बात करें तो इन्होंने 1857 से 1965 ईस्वी तक आधुनिक काल को माना था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं। यहाँ तक हुआ अपना गणपति चंद्र गुप्त जी। ज्यादा मोस्ट इनके अंदर कुछ भी नहीं है। एक तो इनका काल विभाजन आपको ध्यान में रखना है, और दूसरी बात जो इनकी पुस्तक है और उसका जो 2 खंडों में विभक्त हुआ था 1964 और 1965 के अंदर, और इन्होंने प्रथम कवि किसको माना था, ये वेरी वेरी मोस्ट है इसके अंदर। तो आपको इन बातों को ही ध्यान में रखना है। ठीक है साथियों, यही मैं एक बात करना चाहती हूँ आप सभी साथियों से कि साथियों, अपना जो टॉपिक है बहुत जल्दी यानी कि कल की कक्षा में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, जिसमें जैसे अपने आज आपके डॉक्टर नगेंद्र बच्चा है, एक और नागरिक प्रचारण सभा काशी बच्चा है। ठीक है, तो इन दोनों को आज मैं खत्म कर दूंगी। उसके बाद आपके एक आपको जो काल विभाजन की जो प्रक्रिया है, जैसे गणपति चंद्र गुप्त जी का काल विभाजन, नगेंद्र का काल विभाजन, और डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का काल विभाजन, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार काल विभाजन, और जॉर्ज ग्रेसन का काल विभाजन। ठीक है, तो इन सारे विभाजन जिन भी लेखक ने या फिर जिस भी लेखक ने है ना जो काल विभाजन का जो वर्गीकरण किया था या उन्होंने बांटा था, तो वो सारे मैं आपको एक साथ ही एक ही वीडियो में कंप्लीट करवा दूंगी। ठीक है, इसके बाद हम दूसरी बात करते हैं।
दूसरी बात यह है कि अब तक अपना फिर टॉपिक अपना यहाँ खत्म हो जाएगा। आगे हम बात करेंगे आदिकाल के बारे में अगली वीडियो से। तो उसके बाद में इससे पहले आपके पास में 2016 का, 2018-19 का और एक 2000 अपने जो 22 में पेपर हुआ था ग्रेड फर्स्ट का, और इससे पहले कॉलेज व्याख्याता का, जैसे कुछ क्वेश्चन नेट में आए हुए अपने जो इस विषय से रिलेटेड, जैसे अपने हिंदी साहित्य के इतिहास से लेकर। तो कुछ पुराने क्वेश्चन हैं जो आए हुए हैं, एक पुराने क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको आपके सामने कुछ 20, 25 या 30 क्वेश्चन ऐसे लेके आने वाली हूँ जो पिछले अपने को कॉलेज व्याख्याता और स्कूल व्याख्याता के अंदर देखने को मिले थे, या फिर सेकंड ग्रेड यानी कि वरिष्ठ अध्यापक में। ठीक है, कल हम बात करेंगे ये कल हो जाएगी अपने ये जो कालक्रम के अनुसार जो अपने विभाजन करेंगे, काल विभाजन वाला ये हो जाएगा। और परसों के दिन वीडियो के अंदर मैं सिर्फ और सिर्फ यही चीज लेके आऊंगी, पुराने क्वेश्चन। तो आपको पहले क्वेश्चन देखना है कि पिछले साल क्वेश्चन कहाँ से उठे हैं, कहाँ से क्वेश्चन का माध्यम, कहाँ से क्या लेवल रहा है, उसके अनुसार ही आपको आगे की जो पढ़ाई है वो करनी है। कि ऐसा नहीं कि हाँ ठीक है आप पढ़ने बैठ गए हो और अपने को यही नहीं पता कि क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, पिछले साल का क्वेश्चन क्या है। तो आपको ये सब चीजें पढ़नी है। दूसरी बार मैं बात करूं कि एक आपके लिए कि जैसे 2016 का पूरा पेपर हिंदी साहित्य का इतिहास का, जैसे हिंदी का अपना जो पेपर है पूरा वो 16 का, और उसके बाद आपके जो 18 में पेपर हुआ था वो, और आपके अभी जो 2022 में वो पेपर हुआ वो, ये तीनों पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगी अपने यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो आप लोगों को अपने वो पेपर सोल्व देखने हैं कि पिछले साल के क्वेश्चन कैसे क्या रहे हैं, 16 के अंदर कैसा पेपर आया था, उसके बाद 18 में कैसा पेपर आया और अब कैसा पेपर आ रहा है, और आने वाले समय में कैसे पेपर और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं, अपने कंटेंट पे आ जाते हैं वापस। डॉक्टर नगेंद्र जी के बारे में हम बात करते हैं। डॉक्टर नगेंद्र जी का जन्म 9 मार्च 1915 को हुआ था। कब हुआ था? 9 मार्च 1915 को। कहाँ? अलीगढ़ में। अलीगढ़ के अंदर इनका जन्म हुआ था। निधन की बात करें हम 27 अक्टूबर 1999 ईस्वी को, और कहाँ हुआ था? नई दिल्ली के अंदर। इनकी जो पुस्तक है मोस्ट है साथियों, इनकी पुस्तक पुस्तक तो हर एक लेखक की मोस्ट है, क्योंकि कहीं से भी कभी भी पूछ सकता है कि ये किसकी पुस्तक है। 4 ऑप्शन देके अगर एक आपको ऑप्शन दूसरा देगा तो आपको वहीं कि आपको एक एक पुस्तक को याद करना है। हिंदी में यही है साथियों, अपने पास कोई ना तो हिस्ट्री, जैसे आपके होता है ना हिस्ट्री और कल्चर, जैसा कि कोई कहानी सुनिए याद हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। अपने को हर एक मैटर को मतलब कंटेक्स्ट याद रखना पड़ेगा। इसकी पुस्तक क्या था, इसकी पुस्तक क्या थी, इसका सन क्या था, और इन्होंने कब क्या प्रकाशन किया था, हर एक मैटर को अपने को ढंग से याद रखना है। और जो भी स्टूडेंट अभी से ही जीरो लेवल से तैयारी करेगा ना वही आगे बढ़ेगा। आप लोगों को पता है कंपटीशन कंपटीशन इतना टफ हो गया ना आज के ज़माने में कि आप खुद देख रहे हो कि सिलेक्शन लेना कितना टफ हो गया है। तो आपको अभी से तैयारी जारी रखनी पड़ेगी। तो इनकी पुस्तक के बारे में हम बात कर रहे थे। इनकी पुस्तक का नाम है हिंदी साहित्य का इतिहास, जो कब संपादित हुई थी? 1973 ईस्वी में। और संपादित करने वाले अपने एक तो डॉक्टर नगेंद्र जी थे, और इन्हीं के साथ एक और मिलकर किसने किया था? लाला हरदयाल जी ने। किसने? लाला हरदयाल जी ने मिलकर भी इसका संपादन किया था। ठीक है, हिंदी की आलोचना को समृद्ध करने में नगेंद्र का महत्वपूर्ण योगदान रहा था, यानी कि डॉक्टर नगेंद्र जी का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। इनके नामकरण और काल विभाजन के बारे में हम बात करें डॉक्टर नगेंद्र जी के, तो इन्होंने 4 भागों में काल विभाजन को बांटा था। कितने भागों में? 4 भागों में। सबसे पहले भाग के बारे में हम बात करें तो आदिकाल, फिर भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। लगभग सबने यही नाम दिया, नाम चेंज सबने किए हैं, अलग अलग नामों से दिया है। तो वही आपको देखना कि एक बार कंफ्यूजन नहीं होना कि गणपति चंद्रगुप्त ने क्या कहा, वही शुक्ल ने क्या कहा, द्विवेदी जी ने क्या कहा आदिकाल को। तो ये वाला कंटेंट आपको मैं ट्रिक के साथ बता दूंगी। आप लोग बिल्कुल भी बेफिक्र रहो, टेंशन नहीं लेनी कहीं पे भी। टेंशन तो लेना वहां पे जहां अपने को कुछ याद नहीं होता और याद नहीं आए, याद होता ही नहीं हो। कुछ भी चीज याद नहीं हो कमेंट बॉक्स में लिख देना कि मैम इसकी कोई ट्रिक बता दो मुझे बना के, आपको ट्रिक मिल जाएगी। ठीक है, और पीपीटी के लिए मैंने कल बता दिया था कि सभी साथियों को कि आप पीपीटी टेलीग्राम चैनल में जाके आप हिंदी में सर्च करना प्रबोध क्लासेस, हिंदी में ऐसे प्रबोध क्लासेस लिखना, आपको पीपीटी उसको जाके ज्वाइन कर लेना। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपको जो फाइल्स है उसके अंदर आपको पीपीटी मिल जाएगी। ठीक है साथियों, हम बात कर रहे थे इनके नामकरण के बारे में, इनके नामकरण और काल विभाजन। इन्होंने आदिकाल का जो काल समय माना था तो 7वीं सदी के मध्य से 14वीं सदी के मध्य तक
क्या माना था, आदिकाल का कालक्रम। ठीक है, भक्ति काल का जो समय इन्होंने माना था तो 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक। रीति काल का जिन्होंने काल माना था 17वीं सदी से 19वीं सदी के मध्य तक। और आधुनिक काल को जो इन्होंने कालक्रम माना था 19वीं सदी से अब तक का समय इन्होंने माना था। ठीक है साथियों, आगे हम बात करते हैं नामकरण के बारे में कि जो डॉक्टर नगेंद्र जी हैं इन्होंने जो आधुनिक काल अपना उसको किस किस नाम से या फिर किस प्रकार से इन्होंने नामकरण किया था, उनका किस प्रकार से नामकरण किया था। तो हम बात करते हैं सबसे पहले पुनर्जागरण काल किसको कहा था, भारतेंदु युग को, जिसका प्रकाशन सन क्या माना था इन्होंने, 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। उसके बाद हम बात करें जागरण सुधार काल, द्विवेदी युग को इन्होंने क्या कहा था, जागरण सुधार काल। इसका सन माना था इन्होंने 1900 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक। आगे हम बात करें इन्होंने छायावाद माना था, छायावाद का जो सन माना इन्होंने 1918 से 1938 ईस्वी। छायावादोत्तर काल का माना था 1938 से 1953 ईस्वी। और प्रगतिवाद का माना था इन्होंने 1938 से 1943 ईस्वी। और प्रयोगवाद का जो सन माना वो 1943 से 53। प्रगतिवाद और प्रयोगवाद दोनों का सन है, ये दोनों एक ही है, तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना यहाँ पे। ठीक है, दोनों का जो भाग इन्होंने अलग अलग नाम से दे दिया था, लेकिन इसका जो विभाजन और मैटर है वो एक में ही है। ठीक है साथियों, और नवलेखन काल 1953 ईस्वी से अब तक का माना था। ठीक है, इसके बाद हम आगे बात करें, अपने पास जो 10वां था वो नागरी प्रचारणी सभा काशी। इन्होंने जो लिखा था हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास, क्या लिखा था इन्होंने, जो इनकी जो रचना थी हिंदी साहित्य का व्रत इतिहास नाम से इन्होंने रचना लिखी थी। अध्यक्ष के बारे में हम बात करें तो अध्यक्ष हैं राधा कृष्ण दास, जिसका जन्म था 16 जुलाई 1893 ईस्वी। काशी नागरी प्रचारणी सभा के मुख्य संस्थापक के बारे में हम बात करें तो बाबू श्याम सुंदर दास। सहयोगी के बारे में हम बात करें राम नारायण मिश्र, ठाकुर सिंह, शिव कुमार सिंह। दो सहयोगी के बारे में हम बात करते हैं, इनके दो सहयोगी थे, एक का नाम था राम नारायण मिश्र और दूसरा कौन सा था, ठाकुर शिव कुमार सिंह। छठे खंड में रीतिकाल की भूमिका किसने लिखी थी, डॉक्टर नगेंद्र ने लिखी थी। ये किसमें लिखा हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा काशी के अंदर। ठीक है, इन्होंने प्रारंभिक योजना नागरी प्रचारणी सभा काशी के अंदर प्रारंभिक जब योजना बनाई थी तो 16 खंडों में और 2 और बाद में जुड़ी थी। ठीक है साथियों, अगर क्वेश्चन आपके सामने ऐसा आ जाए कि प्रारंभिक योजना कितने खंडों में हुई थी तो 16 खंडों में, और 2 और बाद में ऐड हुई थी तो कितनी हो गई, कुल 18 हो गई। ठीक है, अगर आपको एग्जाम में ऑप्शन के ऊपर निर्भर करता है क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, उस अनुसार आपको टिक करना है। आगे हम बात करें इनके 16 खंडों के बारे में, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग संपादन किया था, तो उनमें से मैं कुछ मुख्य जो खंड है उनके बारे में आपके सामने लेके आई हूँ कि मुख्य मुख्य इंपोर्टेंट अब तक पिछले एग्जाम में आए हुए थे, जैसे नेट के अंदर आया हुआ था और अपने एक जो ग्रेड फर्स्ट में और सेकंड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो मैं पहले उनको ही लेके आई हूँ, फिर उसके बाद आपको पूरे 16 जो खंड है उसके बारे में बता दूंगी। ठीक है साथियों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रथम खंड के बारे में। प्रथम खंड का जिन्होंने नाम रखा था हिंदी साहित्य की आधार पीठिका। हिंदी साहित्य की आधार पीठिका, और इसका सन क्या रहा, 1957 ईस्वी। और इसका जो संपादन किया था वो किसने किया था, डॉक्टर राजबली पांडेय ने। ठीक है, दूसरे खंड के बारे में हम बात करें, नागरी प्रचारणी सभा काशी के दूसरे खंड के बारे में हम बात करें तो उसका खंड का नाम है हिंदी भाषा का विकास, जिसका सन क्या रहा साथियों, 1965 ईस्वी। और इसका संपादन करने वाले थे डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। ठीक है, आगे हम बात करें छठा खंड के बारे में। छठा खंड जो है उसका नाम है रीतिकाल, और इसका जो प्रकाशन है वो है 1958 ईस्वी। और इसका संपादन करता है डॉक्टर नगेंद्र। कौन साथियों, डॉक्टर नगेंद्र। इसके बाद आगे हम बात करें 10वें खंड के बारे में। 10वें खंड का नाम है उत्कर्ष काल या फिर काव्य काल। इसका जो सन है 1971 ईस्वी, और इसका जो संपादन किया था वो भी डॉक्टर नगेंद्र जी ने किया था। अंतिम जो खंड है उसके बारे में हम बात करें तो 16वां खंड है। कौन सा अंतिम खंड, 16वां खंड है, और इसका जो नाम है, खंड का नाम हिंदी का लोक साहित्य है। और इसका जो संपादन किया था वो संपादनकर्ता दो थे। जो सबसे पहले संपादन करता थे वो कृष्णदेव उपाध्याय, और जो दूसरा जो संपादन करता था वो राहुल सांकृत्यायन था। यानी कि आपका अगर आपके एग्जाम में ऐसा आ जाए कि काशी नागरी प्रचारणी सभा द्वारा 16वें खंड का प्रकाशन किसके द्वारा किया गया था या फिर संपादनकर्ता कौन थे, तो आपको अगर पहले ऑप्शन में कृष्णदेव उपाध्याय को लगाना है, अगर कृष्णदेव उपाध्याय ऑप्शन में नहीं है तो राहुल सांकृत्यायन को टिक करके आना है। ठीक है साथियों, अब हम बात करते हैं काशी नागरी प्रचारणी सभा के 16 खंडों के बारे में।
काशी प्रचार सभा के से हिंदी साहित्य का वर्त इतिहास का प्रकाशन 16 खंडों में हो चुका है, ये मैंने आपको बता दिया था। अनेक विद्वानों ने अलग अलग खंडों का संपादन किया है, जिसमें से सबसे प्रथम भाग के बारे में हम बात करें, हिंदी साहित्य की पिटिका, जो डॉक्टर राजवल्ली पांडेय ने संपादक थे इनके। दूसरे बारे में हम बात करें, हिंदी भाषा का विकास, देवेंद्र वर्मा संपादक। तीसरे बारे में हम बात करें, इसका नाम था आदिकाल, और आदिकाल का जो संपादन किया था पंडित करुणामती त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। दो संपादक करता थे इसके अंदर, एक तो डॉक्टर पंडित करुणापति त्रिपाठी व वासुदेव सिंह। इसके बाद आगे हम बात करते हैं चौथे खंड के बारे में, चौथे भाग के बारे में। चौथे भाग का नाम क्या रखा था? भक्ति काल, यानी निर्गुण भक्ति। भक्ति काल के अंदर भी कौन सी भक्ति साथियों? निर्गुण भक्ति। और इसका संपादक करने वाले थे परशुराम चतुर्वेदी। चौथवा और पांचवा खंड के बारे में आपको याद रखना, दोनों में भक्ति काल है। चौथे खंड में निर्गुण भक्ति है और पांचवें खंड में सगुण भक्ति है, ठीक है। दोनों के संपादक अलग अलग हैं। तो चौथे खंड के संपादक आपके परशुराम चतुर्वेदी है, और पांचवें जो खंड है उसके संपादक, भाग के जो संपादक है वो है देवेंद्र नाथ शर्मा व विजेंद्र स्नातक, ठीक है साथियों। आगे हम बात करें छठे खंड के बारे में। छठे खंड और सातवें खंड को याद रखना एक साथ, चार और पांच, 6 और 7। चौथा और पांचवें खंड में तो आपके भक्ति काल है, निर्गुण और सगुण। छठे और सातवें में आपके रीति काल है, रीतिबद्ध और रीति मुक्त, ठीक है। तो छठे खंड के बारे में हम बात करते हैं तो रीति काल है। रीति काल में भी कौन से रीतिबद्ध कवियों के बारे में इसमें बताया गया है। इसका संपादन करने वाले डॉक्टर नगेंद्र साहब अपने, कौन है? डॉक्टर नगेंद्र जी। सातवें खंड के बारे में बात की तो रीतिकाल, और इसमें भी कौन से कवि? रीति मुक्त जो वाले कवि हैं सारे, उसका जो वो वाले सारे कवि इसके अंदर रीतिकाल के अंदर सातवें खंड में आने वाले हैं। और इसका जो संपादन किया तो किसने किया था? भगीरथ मिश्र ने। साथियों भगीरथ मिश्र नहीं है यहाँ पे, क्या है? डॉक्टर भगीरथ मिश्र, ठीक है। आगे हम बात करें इनके आठवें खंड के बारे में, हिंदी साहित्य का अभ्युत्थान, यानी भारतेंदु काल का, जो इसके सन दिया गया है 1900 से 1950 विक्रम संवत तक, ठीक है। इसका जो संपादन किया था वो डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने किया था। किसने किया था साथियों? डॉक्टर विनय मोहन शर्मा ने। आगे हम बात करें नवा खंड के बारे में, तो नवे खंड का जो नाम है वो है द्विवेदी काल। संवत 1950 से 75 तक इसका काल माना गया था, और इसका जो संपादक करता है पंडित सुधाकर पांडे। कौन है साथियों? पंडित सुधाकर पांडे। आगे हम बात करें 10वें खंड के बारे में। 10वें खंड का नाम है, 10वें और 11वें का फिर से याद रखना, उत्कर्ष काल। एक में काव्य काल, एक में तो काव्य है और एक दूसरे में क्या है? नाटक है, ठीक है। तो 10वें खंड के बारे में हम बात करें तो उत्कर्ष काल, इसके अंदर क्या काव्य, और इसका जो सन माना गया है संवत 1975 से 95 तक। और इसका जो संपादन करता था वो कौन था? डॉक्टर नगेंद्र जी। 11वें खंड के बारे में हम बात करें तो उत्कर्ष काल, नाटक के बारे में इसमें बताया गया है, और 1975 से 1995 विक्रम संवत तक इसका कालक्रम माना गया है। और जो संपादक है वो कौन है? सावित्री सिंह व दशरथ ओझा, ठीक है। 12वें खंड के बारे में हम बात करें तो 12वां खंड है इनका कथा साहित्य है, जिसका प्रकाशन सन माना गया 1975 से 1995 विक्रम संवत तक। और इसका जो संपादक है डॉक्टर निर्मला जैन, ठीक है। आगे हम बात करें इनके 13वें खंड के बारे में कि 13वें खंड का नाम क्या है? समालोचना, निबंध और पत्रकारिता, लक्ष्मी नारायण सुधांशु, ठीक है। इसका जो सन माना गया 1975 से 1995 ईस्वी तक। और इसका जो संपादन करता था वो था लक्ष्मी नारायण सुधांशु। कौन था साथियों? लक्ष्मी नारायण सुधांशु। 14वें खंड के बारे में हम बात करें, अद्यतन काल, संवत 1995 से 2017 विक्रम संवत तक। और संपादक के बारे में हम बात करें तो हरवंश लाल शर्मा और डॉक्टर कैलाश चंद्र भाटिया। 15वें खंड के बारे में हम बात करें, आंतर भारतीय हिंदी साहित्य मोस्ट है साथियों। आंतर भारतीय हिंदी साहित्य किसके द्वारा संपादन किया गया था? तो नगेंद्र और पंडित राहुल सांकृत्यायन के बारे में सांकृत्यायन ने संपादन किया था। 16 खंड हिंदी का लोक साहित्य है, डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, ठीक है साथियों। यह तो हुई अपने कल की कक्षा, जो अब तक कल कुछ शायद वॉल्यूम प्रॉब्लम बता रहे थे स्टूडेंट की मैम, वॉल्यूम प्रॉब्लम थी तो उस वजह से मैंने वापस रिवीजन करवा दिया एक बार आपको अच्छे से। आगे हम बात करते हैं आज की कक्षा में काल विभाजन के बारे में।